गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023? किस संस्था ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी करी है? ये रिपोर्ट हाल ही में पब्लिश करी है UNCTAD ने, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने ये बताया कि जो टोटल अमाउंट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का हमारे डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ में, वो फिलहाल कितने वैल्यू पे रुका हुआ है? $662 बिलियन पे 2022 में। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम इस वैल्यू को पिछले साल से कंपेयर करें तो इसमें किसी तरह का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला, ना ही इंक्रीज ज़्यादा हुआ है ना डिक्रीज। ठीक है, तो ये फिगर ऑल्दो कांस्टेंट है लेकिन फिर भी ये रिप्रेजेंट करता है नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड वाइड इनफ्लोज को। ओके, तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि रिपोर्ट अगर किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन के द्वारा जारी हो रही है तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो अंदर है रिपोर्ट के वो कभी आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि रिपोर्ट जारी करी है UNCTAD ने, फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे कुछ और रिपोर्ट्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसमें पहली रिपोर्ट है ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये एक ज्वाइंट रिपोर्ट थी जिसको कि रिलीज़ किया था वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर। ठीक है, सेकेंड रिपोर्ट है यहाँ पे बर्डन ऑफ डिजीज़, और ये रिपोर्ट जारी करी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, थर्ड रिपोर्ट है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट है बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की। इसके बाद फोर्थ है IMD की वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग, जिसको कि कंपाइल किया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। इसमें इन्होंने बताया कि इस रैंकिंग में डेनमार्क को फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है और डेनमार्क को फिर फर्दर फॉलो किया सेकेंड पोजीशन पे आयरलैंड कंट्री ने। ओके, और एक रिपोर्ट यहाँ पे ज़रूर डिस्कस करेंगे हम जिसका नाम है जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कई बार पूछा गया है कि कौन रिलीज़ करता है, तो ध्यान में रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन रखी गई है 127 प्लेस पे आउट ऑफ 146 कंट्रीज़। और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी रही? तो ये है आइसलैंड, नॉट आयरलैंड, आइसलैंड। ठीक है, तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च्ड द थ्रेड्स एप्लीकेशन? किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड्स एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया है मेटा ने, जो कि हम जानते हैं कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की। और इन्होंने बेसिकली ट्विटर की राइवलरी में इस एप्लीकेशन को रिलीज़ किया है, क्योंकि हाल ही में ये अनाउंस किया गया था कि ये जो एप्लीकेशन है ये रिलीज़ नहीं होगा यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में एट प्रेजेंट। और रीज़न इन्होंने क्या बताया? रेगुलेटरी कंसर्न्स। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है कि जो थ्रेड्स नाम का एप्लीकेशन है ये किसका है, तो आंसर हो जाएगा मेटा। अब यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन हम रिवाइज करेंगे। इसमें फर्स्ट है मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और इन्होंने इसको क्यों लॉन्च किया था? क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए, साथ ही सस्टेनेबल वेलबींग को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि बेसिक एम था कि जो भी यंग लोग हैं उनको एम्पावर और इनकरेज करना कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें हमारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को एड्रेस करने में। ठीक है, सेकेंड एप्लीकेशन है यहाँ पे अरुण पोल एप्लीकेशन, जो कि नाम से ही पता चल रहा है किस स्टेट का है, अरुणाचल प्रदेश का। और क्यों इसको लॉन्च किया गया था? वहाँ के सिटीजन्स के बेनिफिट, सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है यहाँ पे खनन प्रहारी, और ये एप्लीकेशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इन्होंने इसको क्यों लॉन्च किया था? इलीगल माइनिंग की जो प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी उनको टैकल करने के लिए। ठीक है, फिर फोर्थ एप्लीकेशन है यहाँ पे AIS फॉर टैक्स पेयर, और ये एप्लीकेशन है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। और ये क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू मिल सके सिटीजन्स को अबाउट देयर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद लास्ट एप्लीकेशन है सारथी, जो कि हमेशा एवरग्रीन रहता है। सारथी एप्लीकेशन किसका है? सेबी का। इन्होंने इसको लॉन्च किया था एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अमंग द इन्वेस्टर्स अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में सारथी एप्लीकेशन किसका है, याद रखिएगा सेबी का। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ फायर सर्विसेज इन द स्टेट? किस केंद्रीय मंत्रालय ने राज्यों में
अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना हाल ही में शुरू करी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इस स्कीम को इनिशिएट किया है, जिसका टोटल बजट इन्होंने रखा है 5,000 करोड़ रुपए, ठीक है। और 500 करोड़ रुपए अलग से एलोकेट किए हैं ओवरऑल बजट से टू इंसेंटिवाइज स्टेट्स, जिसका प्रोसेस बेस्ड होगा ऑन देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड रिफॉर्म्स, ठीक है। बस याद रखिएगा स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अब यहाँ पे मिनिस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट न्यूज़ है अबाउट नेशनल आयुष मिशन, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था आजकल। नेशनल आयुष मिशन किस दो मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और सेकेंड है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। बेसिक एम क्या था, इंटीग्रेटिव हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना फॉर वेल बीइंग ऑफ द सिटीजन्स, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोलैबोरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ, जिसके बाद मिलकर इन्होंने लॉन्च किया एक यूनिक इनिशिएटिव टू डेवलप 100 फूड स्ट्रीट्स इन 100 डिस्ट्रिक्ट कंट्री के अंदर। और इसका बेसिक एम था सेफ और हेल्दी प्रैक्टिसेस को इनकरेज करना, ताकि जो फूड की वजह से इलनेसेस होती हैं वो डिक्रीज हो सकें और जो ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स है कहीं ना कहीं सिटीजन्स का वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि जो नेशनल आयुष मिशन है वो किस दो मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो 100 डेज वाला कैंपेन था ये कौन सी दो मिनिस्ट्री ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर अ रिसेंट रिपोर्ट हाउ मेनी चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स लूज देयर लाइव्स ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेज एनुअली। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रतिवर्ष कितने बच्चे और किशोर संक्रामक रोगों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। तो एक स्टडी हाल ही में पब्लिश करी है लैंसेट जर्नल ने, और इसमें इन्होंने रिवील किया है कि लगभग 3 मिलियन बच्चे और जवान ऐसे हैं जिनकी जाने जाती हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस हर साल, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 मिलियन। और इसका मतलब क्या हो गया कि हर 10 सेकेंड में एक डेथ हो रही है इसकी वजह से, ठीक है। इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिजीज़ बर्डन देखा गया। ये कंट्री हैं इंडिया, पाकिस्तान और द कंट्री नाइजीरिया। तो ये थोड़ा सा फैक्ट एंड फिगर का क्वेश्चन है, इसको ज़रूर याद रखिएगा कि 3 मिलियन बच्चे ऐसे हैं। पिछले 2-3 दिनों में हमने 3-4 इस तरह की फैक्ट एंड फिगर वाले क्वेश्चन भी किए हैं, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट था, इसको इंडिया में कब इम्प्लीमेंट किया गया था, तो ये जो एक्ट है ये पास आउट हुआ था, मतलब इनैक्ट हो चुका था 2013 में। और इसका एम क्या था, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट करना और एक होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन ऐसे इंडिविजुअल्स का कराना जिनको आप मैनुअल स्कैवेंजर्स कहते थे पहले, ठीक है। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है, क्योंकि हाल ही में 8th मीटिंग हुई है सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी की, कहाँ पे, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में, ताकि इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन को एग्जामिन किया जा सके, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये जो एक्ट है 2013 में पास हुआ था और हाल ही में क्योंकि इसकी वजह से एक मीटिंग हुई है तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म विच अलाउ द फार्मर्स टू सेल देयर सरप्लस प्रोड्यूस अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर्स। उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है जो किसानों को राज्य की सीमाओं के पार अपनी अधिशेष उपज बेचने की अनुमति देता है। इस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, और इसकी हेल्प से फार्मर्स अपने जो भी सरप्लस हैं उनको स्टेट बॉर्डर्स के बाहर सेल कर सकते हैं। इसकी हेल्प से एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट होता है जो कि डिफरेंट सेगमेंट्स का एक्सपर्टीज यूटिलाइज करता है एग्रीकल्चर वैल्यू चेन का, ठीक है। तो हाल ही में इस कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी ऑन द मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस प्लेटफॉर्म, जिसमें इन्होंने डिफरेंट तरह के रिकमेंडेशंस दिए थे रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क, इंटरस्टेट लाइसेंस इशूज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एंड रोल आउट स्ट्रैटेजी, ठीक है। देखिए जो भी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखी जाती हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं। बेसिक क्वेश्चन आपका यही है कि इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो आपको याद रखना है मार्केट यार्ड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। DGCA has signed a memorandum of understanding with which agency for cooperation in unmanned aircraft system। DGCA ने मानव रहित विमान प्रणाली में सहयोग के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इंडियन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के साथ,
किस लिए? कॉपरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए दो सेक्टर्स में। फर्स्ट है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम और सेकेंड है इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। ठीक है, और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का? कोलैबोरेशन को इम्प्रूव करना बिटवीन द टू सिविल एविएशन अथॉरिटीज इन द डोमेन्स ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट एंड एडवांस्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन सोल्यूशन। ठीक है, तो याद रखिएगा DGCA ने ये MOU साइन किया है विथ EASA मीन्स यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी। नेक्स्ट है विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अमेंडेड इट्स एंटी एस्पाइनेज लॉ? हाल ही में किस देश ने अपने जासूसी विरोधी कानून में संशोधन किया है? तो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने हाल ही में अपडेट कर दिया है अपना एंटी एस्पाइनेज लॉ, जिसमें इन्होंने एस्पाइनेज की डेफिनेशन को एक बार फिर से रीडिफाइन किया है और डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक साइबर अटैक्स जो हुए हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए उनको रीडिफाइन किया गया है एज द एक्ट्स ऑफ एस्पाइनेज। ठीक है, और ये जो लॉ है कि अब इफेक्टिव हो चुका है चाइना में फ्रॉम 1 जुलाई 2023 और इसी वजह से ये आजकल न्यूज़ में है। तो आपको याद रखना है कि ये लॉ किस कंट्री का है? आंसर है चाइना। कुछ और यहाँ पे कंट्री रिलेटेड करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो याद रखना है आपको कि हमने हाल ही में डिसाइड किया है कि हम USA से खरीदेंगे MQ-9 रीपर ड्रोन्स। ठीक है, डेफिनेटली क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि MQ-9 रीपर ड्रोन्स इंडिया कौन सी कंट्री से परचेज कर रहा है? तो ये कंट्री है US। USA इस वजह से भी न्यूज़ में था क्योंकि इसरो और USA ने डिसाइड किया है कि वो एक ज्वाइंट मिशन को अंडरटेक करेंगे ऑन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2024 में। ठीक है, फिर इसके अलावा इसराइल ने टाई अप किया है IIT मद्रास के साथ। किस पर्पज़ के लिए? कि ये मिल के सेटअप करेंगे एक वाटर कंजर्वेशन सेंटर। ओके, और इसके अलावा इंडिया और इसराइल ने MOU साइन किए हैं फॉर इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन। आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में काफ़ी सारे MOUs इसराइल और इंडिया ने हाल ही में साइन किए हैं। फिर याद रखिएगा कि UAE इधर बीच 2 समिट का होस्ट है, 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स का। इसमें फर्स्ट है मशीन्स कैन सी 2023 की समिट और इसके लिए होस्ट था UAE, और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है COP28। ठीक है, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। विच कंट्री इज अंडरगोइंग ग्रोथ रिसेशन एट प्रेजेंट? वर्तमान समय में कौन सा देश विकास मंदी के दौर से गुजर रहा है? सबसे पहले हम समझेंगे कि विकास मंदी से आप क्या समझते हैं। ये एक तरह का टर्म है जो ऐसी इकॉनमी को डिस्क्राइब करता है जहाँ पे जो जॉब के जाने का रेट है वो बढ़ जाता है जॉब के एडिशन के रेट से। ठीक है, रीज़न क्या होता है? क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ कुछ खास नहीं होती। ठीक है, तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो US की इकॉनमी है वो फिलहाल ग्रोथ रिसेशन के फेज़ में चल रही है और जो US की इकॉनमी है वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रही है रिसेशन को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि US ना तो पूरे तरीके से रिसेशन में है और ना ही पूरे तरीके से ग्रो कर रही है। इसको हम कहते हैं ग्रोथ रिसेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि US में फिलहाल ग्रोथ रिसेशन का प्रोसेस अंडरगो हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा आजकल एक वायरस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। डोंट वरी, कोरोना वायरस नहीं है, यह है TOMV। ये क्या चीज़ है? टोमेटो मोजाइक वायरस। ठीक है, और ये एक तरह का प्लांट पैथोजेनिक वायरस है जिसको कि पूरी दुनिया में पाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा टोमेटोज़ को इफेक्ट करते हैं। टोमेटोज़ के अलावा कुछ अदर प्लांट्स को भी इफेक्ट कर देते हैं। तो जो टोमेटो ग्रोवर्स हैं महाराष्ट्र स्टेट में और कर्नाटका स्टेट में, फिलहाल उन्होंने बताया कि टोमेटो की जो ईल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है क्योंकि रीज़न है टोमेटो मोजाइक वायरस काफ़ी बुरी तरीके से टोमेटोज़ को इफेक्ट कर रहे हैं और ये क्लोज रिलेशनशिप में आते हैं विद द टोबैको मोजाइक वायरस। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो टोमेटो की ईल्ड्स में आजकल डिक्रीमेंट हम देख रहे हैं या डिक्रीज जो हो रहा है वो किस वायरस की वजह से है? तो आपको याद रखना है टोमेटो मोजाइक वायरस। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ कंसल्टेशन पेपर ऑन कंसोलिडेटेड साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर रेजिलियंस फ्रेमवर्क? किस संस्था ने समेकित साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन फ्रेमवर्क पर एक परामर्श पत्र हाल ही में जारी किया है? तो सेबी ने हाल ही में इस कंसल्टेशन पेपर को रिलीज किया है फॉर सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज़ और ये जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है इसमें सभी रेगुलेटेड एंटिटीज़ को ये मैंडेटरी किया जाएगा कि वो अपने लिए एक तरह का अपडेटेड साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान इस्टेब्लिश करें। ठीक है, यहाँ फिर से लिख दे रही हूँ, ऊपर थोड़ी सी राइटिंग गंदी हुई, साइबर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान। तो आपको याद रखना है कि कंसल्टेशन पेपर किससे रिलेटेड है? तो आंसर हो जाएगा सेबी से। आपको बताना है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में किसको अपना डिप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया है। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट अप्रूव्ड MSME फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट
एंड ऑपरेशन रूल्स 2023। किस राज्य ने एमएसएमई स्थापना और संचालन की सुविधा नियम 2023 की मंजूरी दे दी है? तो असम कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव कर दिया है इस पर्टिकुलर स्कीम को, और इसका एम क्या है? 3 साल का एग्जेम्पशन प्रोवाइड करना माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फ्रॉम स्पेसिफिक अप्रूवल्स एंड इंस्पेक्शंस जो कि नेसेसरी हैं उनके स्टैब्लिशमेंट के लिए स्टेट के अंदर। ओके, तो बस सिंपली याद रखिएगा कि ये जो एमएसएमई की फैसिलिटेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन रूल्स हैं, ये किस स्टेट ने हाल ही में पास किया है? तो ये है असम। कुछ और यहाँ पे स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर्स की अगर बात करें तो मिजोरम की गवर्नमेंट ने हाल ही में एक हाई लेवल कमेटी बैठाई थी जिसका काम था ऐसे चैलेंजेस को एड्रेस करना जो कि इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं किस स्टेट ने ये कमेटी बैठाई थी टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। इसके अलावा उत्तर प्रदेश काफ़ी वजह से न्यूज़ में था। सबसे पहले उत्तर प्रदेश ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था अपना जिसका नाम है फैमिली आईडी पोर्टल, जिसमें ये डिसाइड हुआ था कि एक तरह का कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस क्रिएट किया जाएगा फैमिली यूनिट्स का टू फैसिलिटेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो आपसे पूछेंगे अगर कि फैमिली आईडी पोर्टल किस स्टेट का इनिशिएटिव है, तो आंसर है यूपी। इसके अलावा सेकेंड न्यूज़ है उत्तर प्रदेश का डिजिटल कुंभ म्यूजियम, और इसको इस्टेब्लिश कर रहा है यहाँ का टूरिज्म डिपार्टमेंट। फिर थर्ड न्यूज़ है उत्तर प्रदेश के बारे में कि हाल ही में इन्होंने फॉर्मुलेट करी है अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2023, जिसमें डिसाइड हुआ है कि स्टेट को स्टैब्लिश किया जाएगा एज अ प्रोमिनेंट हब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए इंडिया के अंदर। ओके, फिर इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि महाराष्ट्र का जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम पलट के कर दिया गया है अहिल्याबाई होलकर। फाइन, और एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ पे मुझे आपको बताना है। मिशन वात्सल्य आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चे में है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिशन वात्सल्य किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है, तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। किस वजह से आजकल न्यूज़ में है? क्योंकि विलेज लेवल पे जो चाइल्ड वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमिटीज़ हैं उनको टास्क दिया गया है कि वल्नरेबल चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करना है, जिसमें कि ऑर्फन्स और स्ट्रीट चिल्ड्रन वगैरह आते हैं, ताकि एक तरह का वल्नरेबिलिटी मैप क्रिएट किया जा सके जो कि हेल्प करेगा एफिशिएंटली इनको सपोर्ट प्रोवाइड करने में। ठीक है, और ये जो आइडेंटिफाइड बच्चे होंगे उनको असिस्ट किया जाएगा अंडर द स्पॉन्सरशिप कंपोनेंट ऑफ मिशन वात्सल्य स्कीम जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की। फाइन, तो ये हो गए हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और अब हम चलते हैं हमारी क्विज पे, जहाँ पर आपको स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस हम कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें से आपको जितने भी अब आते हैं आपको उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन करना है। अगर आपको इसमें से 1-2 आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने दूसरे फ्रेंड्स के आंसर्स को टैली करके वहाँ से याद कर सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर में ये आपको कहीं ना कहीं काम आएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today। विद दिस मीनू सना साइनिंग ऑफ।